औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास नाइन्थ आज हमारा लेक्चर है आप लोगों के साथ फ़िज़िक्स में लॉ ऑफ कंज़र्वेशन ऑफ मोमेंटम। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट एक लॉन्ग क्वेश्चन है। और कंज़र्व का मतलब लॉ ऑफ कंज़र्वेशन ऑफ मोमेंटम, यानी मोमेंटम जो है वो कंज़र्व हो जाना आगे अगले स्टेप में। तो यहाँ पर हम पढ़ेंगे कुछ ऐसी बॉडीज़ के बारे में कि जहाँ पर टोटली जो है वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन जो है अप्लाई होता है। तो सबसे पहले हमारे पास है मोमेंटम ऑफ अ सिस्टम डिपेंड्स अपॉन इट्स मास एंड वेलोसिटी। डेफिनेशन ऑफ मोमेंटम अगर आप देखें, बार बार देखें, मोमेंटम पिछले 2-3 टॉपिक से ही आ रहा है। तो और मोमेंटम की डेफिनेशन का यहाँ पर जहन में होना, उसकी समझ होना, ये बहुत ज़रूरी है। अगर मोमेंटम की आपको एक एग्जांपल पहले देता हूँ, उसको समझें फिर आपको समझ आएगी। अगर हम एक 5 किलोग्राम की कोई भी बॉडी को किसी भी बुलंदी से ऊपर से नीचे फेंकें, तो अगर वो किसी शख्स को के ऊपर जाके गिरती है तो शायद उसको कोई इतना जो है वो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, कोई इतनी ज़्यादा चोट नहीं आएगी। लेकिन अगर हम 50 किलोग्राम की बॉडी को उसी हाइट से फेंकें तो बिकॉज ग्रेविटी की वजह से उसका वेट जो है वो नीचे की तरफ होगा, उसकी डायरेक्शन, और उस वजह से उसके अंदर जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है वो बहुत तेज़ी के साथ नीचे से मूव करेगा, ये उसकी वेलोसिटी हो गई। दूसरा, उसका मैस भी ज़्यादा है। तो दोनों चीज़ें जब मिल जाएंगी, स्पीड भी ज़्यादा और मैस भी ज़्यादा, तो इस सूरत में क्या होगा कि वो जिसके ऊपर भी जाकर गिरेगी उसको ठीक ठाक वो हर्ट करेगी। ठीक है, तो ये आपके पास मोमेंटम की एग्जांपल है। एक और एग्जांपल देख लें। अगर किसी कोई साइकिल वाला आपसे आके टकरा जाए तो शायद इतनी ज़्यादा चोट नहीं लगेगी, वक्ती तौर पर शायद थोड़ी बहुत कोई आपको पेन हो, लेकिन उसके बाद, लेकिन अगर यही आपको कोई हिट आके कोई कार गाड़ी करे या कोई ट्रक करे तो शायद चांसेस जो है वो बहुत कम होते हैं। तो ये आपके पास मोमेंटम के, जितना किसी की स्पीड और मैस ज़्यादा होता चला जाएगा उतना ही उसका मोमेंटम ज़्यादा होता चला जाएगा। तो मोमेंटम ऑफ अ सिस्टम डिपेंड्स ऑन इट्स मास एंड वेलोसिटी। ठीक है जी। अब आगे आपके पास सिस्टम इज अ ग्रुप ऑफ बॉडीज विद इन सर्टेन बाउंड्रीज। ये एक ऐसा जो है वो सिस्टम इज अ ग्रुप ऑफ बॉडीज़ के जिसमें बहुत सी बॉडीज़ होती हैं और बहुत सी बाउंड्रीज होती हैं, यानी कि हमारे पास उसके वॉल्स होती हैं कि हमने ये चीज़ें इस सिस्टम के अंदर देखनी होती हैं। एन आइसोलेटेड सिस्टम इज अ ग्रुप ऑफ इंटरेक्टिंग बॉडीज़ ऑन विच नो एक्सटर्नल फोर्स इज एक्टिंग। कि एक आइसोलेटेड सिस्टम, ये डेफिनेशन है यहाँ पर आइसोलेशन की, आइसोलेटेड सिस्टम की, कि आइसोलेटेड सिस्टम कौन सा होता है जिस पर कोई भी बॉडी वो जो एक्सटर्नल फोर्स है, यानी कि कोई भी फोर्स उस पर असर नहीं कर रही होती, तो ये हमारे पास आइसोलेटेड बॉडीज कहलाती हैं। इफ नो अनबैलेंस्ड और नेट फोर्स एक्ट ऑन अ सिस्टम देन अकॉर्डिंग टू इक्वेशन 3.14 जो हमने लास्ट टॉपिक पढ़ा था उसके अंदर थी आपके पास, वो ये थी 3.14, F इज इक्वल टू पी एफ माइनस पी आई ओवर टी। ये हमारे पास इक्वेशन 3.4 है जिसका उसने यहाँ पर रेफरेंस दिया है। इट्स मोमेंटम रिमेन्स कांस्टेंट, कि मोमेंटम कांस्टेंट रहता है, चेंज नहीं होता अगर कोई भी आपके पास नेट फोर्स जो है वो उसको अनबैलेंस ना कर रही हो। Thus the momentum of an isolated system is always conserved, तो वो कंजर्व रहता है। दिस इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। इट स्टेट्स दैट। ठीक है, तो इसके बारे में हम आगे फर्दर पढ़ते हैं। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम आपको क्या कहता है? द मोमेंटम ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम ऑफ 2 और मोर देन 2 इंटरेक्टिंग बॉडीज रिमेन्स कांस्टेंट। ठीक है, इंटरेक्टिंग, ऐसी बॉडीज़ जिनका आपस में कोई ताल्लुक हो, जो उस सिस्टम के अंदर मौजूद हों, तो उनको वो इंटरेक्टिंग बॉडीज़ होती हैं। मिसाल के तौर पे 2 बॉल्स का आपस में टकराना, बैट एंड बॉल का टकराना, इस तरह बहुत सी एग्जांपल्स हमें मिल जाती हैं, कॉमन एग्जांपल्स थे। तो आइसोलेटेड सिस्टम के अंदर अगर आपके पास मोमेंटम हो तो वो कांस्टेंट रहता है। मतलब कि 2 बॉल्स हैं
एक बॉल मोमेंटम से मूव करी जबकि दूसरी रुकी हुई थी, तो जब वो जाके उसको टकराएगी तो पहली वाली रुक जाएगी और दूसरी उसी स्पीड और वेलोसिटी से आगे मूव करना शुरू कर देगी। ये मोमेंटम होता है। तो पहले का मोमेंटम और बाद का मोमेंटम जो है वो सेम रहता है, कांस्टेंट रहता है। इसके लिए कुछ एग्जांपल उसने आपको दी हुई हैं, तो हम इन एग्जांपल्स को देखते हैं। सबसे पहली एग्जांपल आपके पास है, कंसीडर द एग्जांपल ऑफ एन एयर फिल्ड बलून एज डिस्क्राइब अंडर द थर्ड लॉ ऑफ मोशन। जैसा कि हमने थर्ड लॉ ऑफ मोशन में भी ये चीज़ पढ़ी थी। इन दिस केस बलून एंड द एयर इनसाइड इट फॉर्म अ सिस्टम। देखें, हमने पहले ऊपर पढ़ा कि एक सिस्टम बन जाता है जिसमें दो बॉडीज का आपस में ताल्लुक, इंटरेक्टिंग बॉडीज, ये इसलिए बार बार वो जिक्र कर रहा था इंटरेक्टिंग बॉडीज, कि जिनका आपस में ताल्लुक हो, ये नहीं हो कि बिल्कुल अलग अलग हो। तो वो हमारे पास थी। बिफोर रिलीजिंग द बलून द सिस्टम वॉज एट रेस्ट। लाजिम बात है, जब तक हमने उसको जो है वो उसके मुंह से पकड़ी रखा और हवा नहीं निकली तो क्या हुआ कि वो बिल्कुल रेस्ट पर होगा। एंड हिंस द इनिशियल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम वाज जीरो। तो जितना भी मोमेंटम था, क्योंकि बिल्कुल सबके रेस्ट पे था। मोमेंटम होता है मास इनटू वेलोसिटी, जब वो बिल्कुल रेस्ट पे मतलब वेलोसिटी जीरो का मतलब मोमेंटम जीरो। एज सून एज द बलून इज सेट फ्री, जैसे ही उसको फ्री किया जाएगा, एयर एस्केप्स आउट इट विथ सम वेलोसिटी। तो एयर जो है वो एक स्पीड के साथ बाहर निकलेगी। जितनी स्पीड से वो एयर बाहर निकलेगी उतनी ही स्पीड से क्या होगा, बलून आगे की तरफ मूव करेगा। द एयर कमिंग आउट ऑफ इट possesses momentum. To conserve momentum, the balloon moves in a direction opposite to that of air rushing out. देखें, तो मोमेंटम हमने कहा ना, पहली कंडीशन और दूसरी कंडीशन में सेम रहता है। जिस स्पीड से एयर निकलेगी उतनी स्पीड से बलून, तो ये सेम रहेगा मोमेंटम। इसमें कोई ऐसा फर्क नहीं होगा। ऐसा नहीं है कि आपके पास हवा निकल रही है और बलून उधर ही रुका हुआ, तो इस सूरत में कांस्टेंट नहीं रहता। कांस्टेंट तभी होता है कि पीछे एक तरफ, दोनों तरफ जो है वो फोर्स सेम लग रही हो। जैसे ये कैलकुलेटर है, ये यहाँ पर पड़ा हुआ है और इसके मैस के अकॉर्डिंग ये एक फोर्स जो है वो इस टेबल पर लगा रहा है, जिस टेबल के ऊपर मैंने इसको रखा। अब अगर इस टेबल के अंदर इतनी फोर्स है कि वो इसको उठा के रख सके, तो ये इसका वेट और इसकी जो रिएक्शन फोर्स है एक दूसरे के असर को कैंसिल कर देती हैं। अगर मैं इस टेबल के ऊपर जो है वो 100 किलोग्राम रख दूं, तो अगर इसके अंदर इतनी ताकत है इस टेबल में कि 100 किलो उठा सके, तो वो वेट और इसका रिएक्शन जो फोर्स है वो कैंसिल कर देगी। लेकिन जैसे जैसे अगर मैं मैस बढ़ाता चला जाऊंगा तो एक वक्त ऐसा आएगा कि ये जो टेबल है ये उस मैस के या वेट को बर्दाश्त नहीं कर पाएगा और उस सूरत में क्या होगा कि ये टूट जाएगा। तो ये आपके पास यहाँ पर अब ये कांस्टेंट नहीं है। जब तक कोई भी चीज़ स्टेबल रहती है दोनों सूरतों में, ठीक है, वो आपके पास क्या होता है, वो कंजर्व रहता है, एक ही जैसा रहता है हर जगह पर। एक और एग्जांपल देखते हैं हमारे पास, कंसीडर, एंड ये इंपॉर्टेंट एग्जांपल है और इसी को कोशिश करनी, क्योंकि हमने मैथमेटिकल फॉर्म करनी होती है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम में। तो आपने कोशिश करनी है कि जब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम अगर आ जाता है आपको, तो हम इस एग्जांपल को, ये जो हम एग्जांपल नंबर 2 अभी करने लगे हैं, कंसीडर ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम, तो इस एग्जांपल को आपने विद मैथमेटिकल फॉर्म आपने याद रखना। आगे हम इसकी मैथमेटिकल फॉर्म देखेंगे। कंसीडर एन आइसोलेटेड सिस्टम ऑफ टू स्फीयर्स ऑफ मैसेज m1 एंड m2, ठीक है, जैसा कि वो कह रहा है कि आपको ये फिगर्स में दिखाया गया है। एक बॉडी है जिसका m1 मैस है और एक बॉडी है जिसका m2 मैस है, ठीक है जी। क्या होता है, दे आर मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन विद इनिशियल वेलोसिटीज u1 एंड u2 रिस्पेक्टिवली। तो देखें यहाँ इस फिगर में, ए फिगर में, दोनों की डायरेक्शन सेम है, दोनों एक स्ट्रेट लाइन पर मूव कर रही हैं। एक इसकी वेलोसिटी u1 है और इसकी वेलोसिटी u2 है। v से भी रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन क्योंकि यहाँ पर हम बिफोर एंड आफ्टर वेलोसिटीज की बात करेंगे तो इसलिए हमने v के साथ साथ u को भी वेलोसिटी रख लिया। सच दैट u1 इज ग्रेटर देन u2। अगर हमारे पास ऐसा हो कि u1 जो है, यानी वेलोसिटी जो 1 की है, मैस 1 की, हालांकि मैस 1 हमने पीछे देखा वो छोटा था, लेकिन आपके पास क्या है कि अगर मैस 1 छोटा लेकिन उसकी वेलोसिटी मैस 2 की वेलोसिटी से ज़्यादा हो, तो क्या होगा, स्फीयर ऑफ मैस m1 अप्रोचेस द स्फीयर ऑफ मैस m2 एज दे मूव, ठीक है। तो वो आपके पास स्फीयर, यानी उस बॉल को उसने कहा हुआ है, तो वो आपके पास उसी तरह मूव करेगा जिस तरह मैस 1 मूव कर रहा है। क्योंकि देखें, अगर एक चीज़ का मैस कम है तो अगर आगे दूसरी बॉडी जिसका मैस ज़्यादा है, बड़ी है, तो अगर हमने उसी स्पीड के साथ, उसी वेलोसिटी का उसको भी मूव करवाना है, तो फिर ज़रूरी है कि पहले जो छोटा मैस है
हल्का मैस है उसकी वेलोसिटी ज़्यादा हो तो वो फिर उसी स्पीड को वो रख सके, क्योंकि उसका मैस ज़्यादा है, उसको ज़्यादा फोर्स से आगे मूव करना पड़ेगा। तो इस तरह आपके पास इनिशियल मोमेंटम ऑफ मैस 1 आपके पास क्या आ जाएगा m1u1, और इनिशियल मोमेंटम ऑफ मैस 2 आ जाएगा m2u2 आ जाएगा। टोटल आपके पास जो इनिशियली बिफोर कोलिजन, यानी कोलिजन के दोनों अभी टकराएंगे। जिस तरह अगर आप देखें, अगर आप टेबल टेनिस देखते हैं या अगर आप देखते हैं ये जो बिलियर्ड होती है, बिलियर्ड की जो होती है हमारे पास गेम होती है, तो इसमें जो आपके पास बॉल्स होते हैं, तो हमने जिस बॉल से दूसरी कलर्ड वाइट बॉल से कलर्ड बॉल को हमने हिट करना था, तो हम सारी फोर्स वाइट के ऊपर लगाते हैं। उसमें जितना भी फिर आपके पास फोर्स स्टोर होती है वो आगे जाके जो है वो टकराती है दूसरी बॉल से, और वो दूसरी जिस बॉल से भी टकराती है उसी स्पीड से आगे मूव कर जाती है। तो ये यहाँ पर वही है। अब ये आपके पास ये जो वेलोसिटीज़ हैं ये वही है कि अभी हमने वाइट बॉल को हिट नहीं किया और दूसरी जो बॉल है वो भी स्टेबल है, तो इस पॉइंट पर आपके पास जो बिफोर कोलिजन है, कोलिजन से पहले जो उन दोनों की वेलोसिटीज़ थी। दूसरी बात हम ये भी कह सकते हैं कि दोनों ही बॉल्स मूव कर रही हों, क्योंकि अगर एक बॉल रुकी हुई है दूसरी मूव कर रही है तो जो रुकी हुई है उसकी वेलोसिटी ज़ीरो हो जाएगी, तो उस सूरत में उसका मोमेंटम ज़ीरो हो जाएगा। तो इसलिए यहाँ पर हमारे पास हम ये अज्यूम कर रहे हैं कि दोनों ही बॉडीज़ जो हैं मूव कर रही हैं, एक डायरेक्शन से आ रही, दूसरी दोनों सेम ही एक स्ट्रेट लाइन के अंदर, एक आगे एक पीछे है, लेकिन पीछे वाले की स्पीड ज़्यादा है, क्योंकि ज़्यादा होगी तो वो आगे वाले से जाके टकराएगी। अब हमने क्या किया, क्योंकि पीछे वाले की मैस 1 की जो है स्पीड ज़्यादा है, तो वो जाके दूसरी बॉडी से जो m2 है उससे जाके टकराएगी। तो क्या होगा, आफ्टर सम टाइम्स मैस m1 हिट्स m2 विथ सम फोर्स। According to Newton's third law of motion, m2 exert an equal and opposite reaction of m1 force on m1. Let their velocities become v1 and v2 respectively. तो after collision इनकी velocities क्या हो जाएंगी, m1 और m2, और m1 और m2 की v1 और v2 हो जाएंगी। टोटल हमारे पास ये आ जाएगी। कंजर्वेशन ऑफ लॉ के मुताबिक हमने ये पढ़ा कि अगर दो बॉडीज जो आइसोलेटेड सिस्टम में हैं और जिन पर यानी कि कोई फोर्स असर नहीं कर रही है, और क्या हो रहा है उसमें, वो सेम एक स्ट्रेट लाइन के अंदर मूव कर रही हैं, तो इस सूरत में उनके अंदर वो जो कंजर्वेशन है यानी लॉ है वो अप्लाई होगा, और उनका मोमेंटम जो है वो कंजर्व होगा। कंजर्व होने का मतलब है कांस्टेंट रहेगा बिफोर कोलिजन एंड आफ्टर कोलिजन। तो टोटल इनिशियल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू टोटल फाइनल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम आफ्टर कोलिजन। तो ये आपके पास इसकी एग्जाम्पल जो है मैथमेटिकल फॉर्म आ गई, m1u1 प्लस m2u2 एंड m1v1 प्लस m2v2। ये आपके पास इसकी जो है वो मैथमेटिकल फॉर्म है। यहाँ पर आपके पास इक्वेशन ये जो बनी है m1u1 प्लस m2u2 इज इक्वल टू m1v1 प्लस m2v2, ये आपको क्या रिप्रेजेंट करती है, shows that the momentum of an isolated system before and after collision remain the same, which is the law of conservation of momentum. Law of conservation of momentum is an important law and has vast application, की बहुत सी applications हैं। थर्ड एग्जाम्पल आपको यहाँ पर दी गई है, उसने एक गन की और बुलेट की जो है यहाँ पर एग्जाम्पल दी है। तो हमें ये चीज़, ये भी आप जब आपको ये लॉ आता है तो आप इसको भी एग्जाम्पल के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हो, क्योंकि हमने पढ़ा कि इसकी लॉ ऑफ कंजर्वेशन की बहुत सी एग्जाम्पल्स हैं। तो उसमें एक ये भी आती है कि कंसीडर अ सिस्टम ऑफ गन एंड बुलेट, बिफोर फायरिंग द गन बोथ द गन एंड द बुलेट आर एट रेस्ट, दोनों ही रुकी होती हैं। सो द टोटल मोमेंट ऑफ सिस्टम इज जीरो, शुरू में दोनों ही जीरो। एज द गन इज फायर्ड बुलेट शूट्स आउट ऑफ द गन एंड एक्वायर्स मोमेंटम, ठीक है, बुलेट स्पीड से आगे जाती है, और क्या होता है, कंजर्व होने की वजह से, क्योंकि वो सिस्टम के साथ रिलेटेड थी, गन के साथ रिलेटेड थी, तो क्या होता है कि जितनी फोर्स से आगे जाती है उतनी ही फोर्स से गन पीछे की तरफ आती है। द गन रिकॉइल्स अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम, द टोटल मोमेंटम ऑफ द गन एंड द बुलेट विल आल्सो बी जीरो आफ्टर द गन इज फायर्ड, ठीक है जी। तो गन को जब फायर्ड किया था तब भी वो जीरो रहता है, क्योंकि सेम जो है वो फोर्स लगती है जो है बुलेट की तरफ भी और पीछे गन की तरफ भी, एक्शन एंड रिएक्शन सेम रहता है। Let m be the mass of bullet and v be the velocity, small v be the velocity, small m जो है बुलेट का mass है और small v जो velocity है on firing the gun. Capital M be the mass of the gun and capital V be the velocity with which it recoils जब वो पीछे की तरफ आती है। Thus the momentum of gun and the bullet after the gun is fired will be, total momentum आपके पास ये होगा according to law of conservation। हमारे पास जो है वो हमने यहाँ पर शुरू में पढ़ा था कि जब शुरू में गन को अभी फायर नहीं किया जाता तो उसका मोमेंटम ज़ीरो होता है,
और जो गन को फायर करने के बाद उसका मोमेंटम ये आपके पास टोटल आ जाता है। ये बुलेट का है स्मॉल एम वाला, और ये कैपिटल एम वाला जो है वो आपके पास किसका है, गन का। और हमारे पास जो कंजर्वेशन लॉ के मुताबिक हमारे पास आफ्टर कोलिजन, आफ्टर फायर्ड और बिफोर फायर्ड जो है वो मोमेंटम सेम होता है, तभी लॉ ऑफ कंजर्वेशन जो है वो अप्लाई होगा। हम यहाँ पर हमारी वैल्यू मौजूद है आफ्टर की, जबकि इनिशियल जो शुरू वाली थी, स्टार्ट वाली थी, बिफोर वाली थी, वो ज़ीरो है। तो हम यहाँ पर एम वी प्लस एम वी इज इक्वल टू ज़ीरो आ जाएगा। ये स्मॉल एम वी इधर प्लस, इधर जाके माइनस हो जाएगा, एम यहाँ पर मल्टीप्लाई, नीचे आके डिवाइड। तो ये आपके पास वेलोसिटी निकल आई। हम गन की वेलोसिटी फाइंड कर सकते हैं अगर हमें स्पीड ऑफ बुलेट पता हो, मैस ऑफ बुलेट पता हो और मैस ऑफ गन पता हो, तो ये आपके पास आ जाएगा। ऑपोजिट साइड इसलिए है, ये नेगेटिव साइन इसलिए क्योंकि गन जो है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करती है, सो दैट्स वाई यहाँ पर हमारे पास नेगेटिव साइन लगेगा। नेगेटिव साइन इंडिकेट्स द वेलोसिटी ऑफ द गन इज ऑपोजिट टू द वेलोसिटी ऑफ द बुलेट। ठीक है जी, तो ये चीज़ आपके पास यहाँ पर आ गई। तो यहाँ सिंस mass of gun is much larger than the bullet before the recoil is much smaller than the velocity of the bullet। तो यहाँ पर आपके पास रॉकेट की भी उसने एक एग्जांपल दी हुई है कि रॉकेट के जो है वो जितनी स्पीड से इंजन से वो गैसेस निकलती हैं उतनी स्पीड से आगे मूव करता है। तो यहाँ भी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम इस्तेमाल होता है। तो ये आपके पास लॉ ऑफ कंजर्वेशन का बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, इसको आपने अच्छे से तैयार करना है।